हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक में अगला टॉपिक, और वो है सोशल फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के सामाजिक कार्य क्या होते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। और वो क्या है, रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास में बैंक की क्या भूमिका होती है या बैंक क्या भूमिका अदा करता है। ठीक है, इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या रोल प्ले करता है बैंक। फर्स्ट है आपका कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण जिसको हिंदी में कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि पूंजी निर्माण है क्या। जब आप ये समझ जाएंगे कि पूंजी निर्माण क्या है, उसके बाद आपको अपने आप से आप बता दोगे कि कैसे बैंक इस काम को करता है। देखो सेकंड चैप्टर में हमने गुड्स पढ़ी थी, वस्तुएं पढ़ी थी। वो दो तरीके की थी। एक तो जो गुड्स हैं वो टू टाइप्स की थी आपकी, कंज्यूमर गुड्स, और जो दूसरी थी वो थी कैपिटल गुड्स, है ना। दो तरीके की वस्तुएं हमने पढ़ी थी। जो कैपिटल गुड्स है ना, अगर हम पूंजी निर्माण का सीधा सीधा मतलब समझना चाहते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। याद है कौन सी है पूंजीगत वस्तुएं? थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, कैपिटल गुड्स, जिनकी लाइफ जो है वो ज्यादा होती है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, ठीक है। और जिनको खरीदने के लिए भी आपको ज्यादा मनी जो है वो स्पेंड करनी पड़ती है, यानी कि उनकी कीमत भी कैसी होती है, ज्यादा होती है। जैसे आपकी मशीनरी हो गई या प्लांट हो गया। ओके, तो जब आपको कैपिटल गुड्स पता चल गया है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी यही है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन का सीधा सीधा मतलब है कैपिटल गुड्स की संख्या को बढ़ा देना। आज हमारे देश में 2 करोड़ मशीनें हैं, उनकी संख्या को बढ़ा देना, तो वो क्या है, आपका कैपिटल फॉर्मेशन है। अच्छा, अब इसके लिए पैसा कहां से आएगा? सीधा सीधा बैंक के काम पे चलते हैं। बैंक कैसे मदद कर रहा है इसमें? हमें इन मशीनों को खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। और वो मनी कहां से आती है? बैंक हमें प्रोवाइड कराता है, चाहे वो लोन के रूप में होता है, चाहे वो शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करके होता है। ओके, तो देखिए वही लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल। लोगों की जमाओं को बैंक स्वीकार करता है। अब उस जमा को अपने पास तो रखेगा नहीं, अगर उसे अपने पास रखनी होती तो उसे फायदा क्या? वो कहां से पैसे कमाएगा जो आपको इंटरेस्ट के रूप में दे रहा है? तो वो क्या करेगा, उस पैसे को आगे क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। एंड इन्वेस्ट देम इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उत्पादन की क्रियाओं में उनको इन्वेस्ट कर देता है। और इस तरीके से बैंक क्या करता है, इन दिस वे दे हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन, वो पूंजी निर्माण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जब पूंजी निर्माण किसी देश में होगा डेफिनेटली मशीनें बढ़ेंगी तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा, देश का विकास होगा, और इस तरीके से आर्थिक विकास में ये अपना योगदान देते हैं। ओके, सेकंड है इंड्यूसमेंट टू इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है आविष्कार करना, ठीक है। आविष्कार को क्या करना, बढ़ावा देना। अब इसमें बैंक कैसे भूमिका निभाता है, पहले तो आप ये देखिए, अगर एक प्रोडक्ट बना है और वही कंटिन्यू चल रहा है, और हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें क्या चाहिए, कुछ नया चाहिए होता है ना। आप पार्ले जी बिस्किट खाते थे पहले, अब चॉकलेट वाले आ गए, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग शेप्स आ गई। तो क्या है, वो इनोवेशन है, वो आविष्कार है। और आविष्कार करने के लिए, क्योंकि लोगों के टेस्ट चेंज होते रहते हैं, तो आविष्कार करने के लिए क्या चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। और मनी घूम फिर के कहाँ आती है, बैंक से आती है। तो इस तरीके से मनी प्रोवाइड करा करके जो बैंक है प्रोड्यूसर्स की हेल्प करता है, और उससे क्या होता है, इनोवेशन के काम को मदद मिलती है, आविष्कार होंगे, अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी, नए नए प्रोडक्ट आएंगे, तो देश का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो बाय गिविंग क्रेडिट टू बिजनेस, बिजनेस को उधार देकर, साख देकर, बैंक एनकरेज इनोवेशन, बैंक क्या करता है, इनोवेशन को क्या करता है, एनकरेज करता है, उसको बढ़ावा देता है। ड्यू टू दैट, और उसकी वजह से न्यू प्रोडक्ट्स कम टू द मार्केट, मार्केट में नए प्रोडक्ट्स जो है वो आते हैं, नई नई चीजें आपके सामने मार्केट में आप देखते हो, अलग अलग चीजें, रोज आपको नई चीजें देखने को मिल जाती हैं। इस तरीके से बैंक क्या करता है, इनोवेशन को भी एनकरेज करता है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। देखो 1991 में, 1991 में एलपीजी आई थी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, नहीं। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। पहले की जो नीति थी, गवर्नमेंट सब कुछ को अपने हाथ में रखती थी, तो देश जो है वो विकास की बजाय डाउन जाने लगा। तो 1991 में गवर्नमेंट ने एलपीजी की नीति अपनाई थी, ठीक है। 11वीं में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये भी इसमें चेंज किया कि जो इंटरेस्ट रेट हैं, पहले तो वो
आरबीआई के अंडर आते थे कि वही डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। लेकिन उस टाइम पे ये नीति बनाई गई कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक अपने आप डिसाइड कर सकता है कि वो क्या इंटरेस्ट रेट रखना चाहता है। तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को अब अपने आप डिसाइड करते हैं। ओके, आरबीआई नहीं डिसाइड करता, बैंक अपने आप डिसाइड करते हैं। किस बेस पे? जो सप्लाई और डिमांड है उस बेस पे कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई, उस बेस पे वो इंटरेस्ट रेट आपका डिसाइड हो जाता है। तो इंटरेस्ट रेट को बैंक इस तरीके से स्ट्रक्चर में रखता है, इस तरीके से बनाता है कि लोगों को जो इंटरेस्ट रेट पर क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, यानी कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोगों को पैसा प्रोवाइड कराता है। तो लोग लोन लेंगे और क्या करेंगे, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज पे उसको खर्च करेंगे। ओके, तो बैंक क्रिएट द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रक्चर, बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाता है, सच दैट इस तरीके से इन्वेस्टमेंट एनकरेज कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या लें, पैसा लें और उससे क्या करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, आप कोई भी बिजनेस करोगे, हर चीज के लिए आपको मनी चाहिए, रुपया चाहिए, और अगर आपके पास अपना नहीं है तो ज्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो बैंक से उधार लेते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो देश की तरक्की नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस तरीके से बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट क्या रहे, बढ़ता रहे। दस प्रोडक्शन एंड ट्रेड आर एनकरेज, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं और जो व्यापार है वो बढ़ता है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंक्रीज, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है। फोर्थ है कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके विकास में भी बैंक अपनी भूमिका निभाता है। और इस काम के लिए बैंक क्या करता है, दो काम करेगा। पहला, गांव के जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, जिन्हें लोन चाहिए होता है, उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या देते हैं, लोन देते हैं। और दूसरा काम क्या होता है, जो है वो रूरल सेक्टर्स में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी शाखाएं खोलता है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, वो अपनी जमाएं आराम से बैंक में जमा करा सकें और वहां से आराम से लोन ले सकें। ओके, तो देखिए, कमर्शियल बैंक आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, जो कमर्शियल बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी अपनी भूमिका निभाता है। बाय गिविंग लोन देकर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज दर पर, टू द फार्मर्स, किसानों को। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादातर खेती ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर किसानों को रखा गया है। एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, फार्मर्स सक्सीड इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फार्मर्स जो है वो अपनी जो उत्पादकता है, जो कृषि की उत्पादन क्षमता है, उसको बढ़ाने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, यानी कि उनका प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है। फॉर दिस दे ओपन देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज, और इस काम को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने अपनी जो ब्रांचेस हैं वो गांव के क्षेत्रों में भी खोली हैं। ये भी एक बैंक का जो काम है वो सोशल फंक्शंस में आएगा। फिफ्थ है इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड को बढ़ाने में भी बैंक बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे इंडिया एक कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। जो कंट्रीज डेवलपिंग होती हैं या जिनका विकास ही नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट के होती हैं, उन देशों में जो डिमांड है वो कम होती है। देखो, इसको एक उससे समझते हैं। देखो, ये एक चक्र होता है। चक्र कैसे है, मेरी इनकम जो है वो कम है, ठीक है। जब मेरी इनकम कम है तो मैं खर्चा कैसा करूंगी, कम करूंगी, यानी मेरे एक्सपेंडिचर भी कम होंगे। जब उस देश में, देश को लेकर चलो, देश में इनकम कम है, जब इनकम कम है लोग खर्चा कम करेंगे। जब खर्चा ही नहीं हो रहा है, यानी डिमांड ही नहीं है, तो प्रोडक्शन कैसा होगा, प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा उस टाइम पे। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार कम हो जाएगा। कम प्रोडक्शन से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। और कम एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा फिर से कम इनकम। ये एक चक्र बन जाता है ना, फिर से कम इनकम, फिर से कम एक्सपेंडिचर। तो जो वो अर्थव्यवस्था होती है वो कैसी चली जाती है, वो डाउन से भी डाउन होती चली जाती है। अब इस चक्र से एक इकोनॉमी को निकालने का काम कौन करता है, बैंक करता है। और वो काम कैसे करेगा, बैंक क्या करेगा, जो आपकी ये प्रोडक्शन सेक्टर होता है या फिर ये इनकम वाला सेक्टर है, यानी कि कंज्यूमर सेक्टर है या फिर प्रोडक्शन सेक्टर है। प्रोडक्शन सेक्टर का हमने पढ़ लिया कि इन्वेस्टमेंट के लिए उनको बैंक लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। लेकिन ये तो प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन डिमांड नहीं है। क्यों, लोगों के पास इनकम नहीं है। तो क्या करें, लोगों की इनकम बढ़ाई जाए। और वो इनकम कैसे होगी, बैंक जो है कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को क्या देगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या देगा, मनी उधार देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, ये लोग खर्चा बढ़ाएंगे, खर्चा बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगा, तो देश में विकास शुरू हो जाएगा। इस तरीके से बैंक जो है इसमें भी अपनी भूमिका निभाता है। तो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो कंट्रियां अल्प विकसित हैं या विकसित हो, अभी स्टार्टिंग है, यानी उनका विकास हुआ ही नहीं है,
डिमांड इज लो, वहां डिमांड कम होती है। फॉर कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए, हम सबने पढ़ा उपभोक्ता वस्तुएं होती क्या है, ठीक है। एंड रिजल्ट ऑफ दैट इज लो इनकम, और उसके वजह से क्या होता है, जब लोगों की डिमांड ही नहीं है तो क्या हो जाता है, मैंने आपको एक चक्र समझा दिया है, फ्लो समझा दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकम कम हो जाती है। बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को बैंक क्या देता है, उधार देता है। बैंक हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, बैंक जो मदद करता है लोगों की ड्यूरेबल गुड्स खरीदने में। ड्यूरेबल गुड्स टिकाऊ वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनकी जो अवधि होती है, समय अवधि होती है, यानी जीवन काल होता है, लाइफ टाइम होती है, वो ज्यादा होती है, जैसे आपकी गाड़ी हो गई या कोई मशीनरी हो गई है। ड्यू टू दैट, उसकी वजह से इनकम बढ़ेगी, समझा दिया है। एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर क्या बढ़ेगा, रोजगारी बढ़ेगी। एंड इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसकी वजह से लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी ऊपर उठेगा। इसमें बैंक पूरी तरीके से, पूरे डेडिकेशन से लोगों की मदद, अर्थव्यवस्था की मदद करता है। सिक्स्थ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को इम्प्लीमेंट करने का काम, उसको लागू करने का काम भी कौन करते हैं, बैंक करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखो बेसिक ये है कि सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे देश में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करेगा, नीतियां बनाएगा, मौद्रिक नीति, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब इसमें शामिल क्या क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में शामिल होता है सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है या घटाना है, देश में मनी सप्लाई को बढ़ा देना है या कम कर देना है, ठीक है। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है इसमें कि किस तरीके से नीतियां ब्रॉडली काम करती हैं, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें बस थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। और क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ाना है, कम कर देना है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, साख की उपलब्धता को, यानी उधार कम देना है या ज्यादा देना है। तो इस सब के रिगार्डिंग जो सेंट्रल बैंक है देश का, वो नीतियां बनाएगा, फिर उन्हें लागू करने के लिए किसके पास भेजेगा, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट किसका होता है, बैंक्स का होता है, कमर्शियल बैंक का होता है। तो उनको बताया जाता है कि आपने इस बारे में जो सेंट्रल बैंक ने जो चीजें सोची हैं वो ये हैं, और आपको क्या करना है, इनको फॉलो करना है। इस तरीके से किसी भी देश में या तो मंदी की कंडीशन है या तेजी की कंडीशन है, जिनको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप, स्फीतिक अंतराल या अस्फीतिक अंतराल, उन दोनों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे आर्थिक विकास हो सके और देश में ना तो मंदी की कंडीशन आए या तेजी की कंडीशन आए, ठीक है। मंदी की कंडीशन में क्या होता है, जिसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, या उसको हम कहते हैं डेफिसिट डिमांड, मांग की कमी। उस टाइम पे अगर मांग कम है, मैंने अभी आपको समझाया है, इनकम कम, मांग कम, एक्सपेंडिचर कम, है ना, प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, बेरोजगारी हो जाएगी, आय कम हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, उत्पादन कम हो जाएगी, तो सारी ही अर्थव्यवस्था कहां चली जाएगी, डाउन चली जाएगी। अब उसे निकालने का काम कौन करेगा, बैंक करेंगे। तो सेंट्रल बैंक ये नीति बनाएगा कि लोगों को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा उधार दो, पैसे दो, पैसे लोगों के पास आएंगे, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अर्थव्यवस्था दोबारा से गति करने लग जाएगी। इसी तरीके से सेम कंडीशन अपोजिट होती है कि देश में महंगाई है, इन्फ्लेशनरी गैप है। इन्फ्लेशनरी गैप तब होता है जब देश में डिमांड तो ज्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है। कोई भी चीज है जिसकी डिमांड 500 है और सप्लाई उसकी 400 ही है, अब सप्लाई और बढ़ नहीं सकती है, तो क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। अब उन कीमतों को रोकने के लिए क्या करे सरकार, डिमांड को कम करे। डिमांड कम कैसे करेगी, लोगों से पैसा क्या कर लेगी, सक कर लेगी। कैसे सक करेगी, इंटरेस्ट ऑफ रेट को क्या कर दे, बढ़ा दे, लोगों को पैसा मिलेगा ही नहीं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोग क्या लेंगे, कम लोन लेंगे, कम पैसा उधार लेंगे, जिससे क्या होगा, दोबारा से मांग जो है वो कम हो जाएगी। इस तरीके से मौद्रिक नीतियां कौन बनाएगा, सेंट्रल बैंक बनाएगा, और उनका इंप्लीमेंट कौन करेगा, कमर्शियल बैंक जो है वो करते हैं, ओके। तो बैंक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करवाने में या इम्प्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक नीड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट को, सरकार को और सेंट्रल बैंक को एक व्यवस्थित, एक ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम की जरूरत होती है, जिससे वो मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करवा सके। व्यवस्थित का मतलब है जो उसके बातों को माने, ठीक है, ठीक ढंग से जो काम करे, रूल रेगुलेशन के मुताबिक। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या शामिल होता है बता दिया है, सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की साख की उपलब्धता। इन तीन चीजों को लेकर के मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजन लिए जाते हैं, घटाना है, बढ़ाना है, ये सब।
बैंक्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द क्रेडिट, बैंक जो है वो जो साख की उपलब्धता है यानी जो लोन लोगों को वो देते हैं, उधार देते हैं, उसकी उपलब्धता को एक्सपेंड बढ़ा भी सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट घटा भी सकते हैं, एज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल बैंक, जैसा ही उनसे सेंट्रल बैंक कहेगा वैसा वो कर देते हैं। ड्यू टू दैट, और इसकी वजह से जैसे सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है उसकी वजह से देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश में क्या होता है, आर्थिक विकास होगा, विदाउट एनी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, बिना किसी हानि के, ना तो देश में मंदी आए ना देश में तेजी आए, उसके बिना भी क्या रहेगा, आर्थिक विकास रहेगा। इन्फ्लेशनरी गैप्स को बोलते हैं स्फीतिक अंतराल, डिफ्लेशनरी गैप को बोलते हैं अवस्फीतिक अंतराल। इन्फ्लेशनरी गैप में डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, और डिफ्लेशनरी गैप में आपकी डिमांड कम होती है और सप्लाई क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बैंक जो है वो रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। कैसे करता है, जो आजकल की यूथ है, बेरोजगार है, उसको ये बैंक जो है वेरियस स्कीम्स लाती है कि अगर आप खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो हम आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या देंगे, क्रेडिट देंगे, लोन देंगे, और इस तरीके से उन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने में, अपना रोजगार खड़ा करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, और वो रोजगार हो जाते हैं। तो बैंक्स प्रोवाइड लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू अनएम्प्लॉयड यूथ अंडर वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। बैंक जो है अलग अलग तरीके की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार वाली स्कीम्स लाता है और उसके अंडर क्या करता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराता है और रोजगार के अवसर बनाने में मदद करता है। ये आपका टॉपिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, बाय बाय।